इट्स आवर पर्सपेक्टिव व्हिच डिसाइड्स दैट हम किस सिचुएशन में बैठे हैं। क्या हम अपने आप को यह महसूस करते हैं कि हम हेल में बैठे हैं, और वी बिलीव दैट नो, वी आर नॉट सिटिंग इन हेल, वी आर एट अ मच बेटर पोजीशन देन हेल। Well, understand one thing, irrespective of whatever you achieve in life, whatever you do in life, wherever you're sitting, whatever you're doing, if you feel that right now I am in the middle of a big burnout, I'm in the middle of hellish like conditions, मुझे लग रहा है कि इस वक्त मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी है, मेरे को इतने एमसीक्यूज पढ़ने हैं, इतना कुछ रट्टा लगाना है, रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, ज्योग्राफी पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मेरी लाइफ बहुत बदतर है, तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आपने अपने लिए खुद चुना है, किसी और ने आपको नहीं किया, आपने खुद अपने लिए चुना है। और अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मैं इस वक्त हेल में हूं, एक ब्लंट बात बोलूं, कंटिन्यू टू बी इन हेल फॉर द नेक्स्ट 40-45 डेज। डेयर नॉट हैव द लग्जरी टू बी इन अ कंफर्ट जोन। अपने आप को यह मत सोचना कि मैं कंफर्ट जोन में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं बिकॉज मैं बर्नआउट फील कर रहा हूं। अगर आपने 10,000 एमसीक्यूज अभी करे हैं, गुड फॉर यू। अगर आपने 20,000 एमसीक्यूज अभी तक करे हैं, वेरी गुड फॉर यू। अगर आपने 5,000 एमसीक्यूज अभी तक करे हैं, वेरी गुड फॉर यू। जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये विंस्टन चर्चिल की कोट, इफ यू गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, ये कोटेशन बहुत रेलेवेंट है इस स्टेज में जब आपके 40-45 दिन रह चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। सो ये थोड़ा सा ₹2 का मोटिवेशन आपको मैं देना चाहता था वीडियो शुरू करने से पहले। 5 सवाल रहेंगे आज के डिफेंस और आईआर से रिलेटेड। क्या आपका सही स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में आपने जरूर डालना है, और ये देखते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, 31 मार्च और 1 अप्रैल को मैंने आईआर का एक फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पे किया था, हमारे चैनल पे, स्लीपी क्लासेस के चैनल पे। अगर आप लाइव सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो मैंने आईआर के डिस्कस करे हैं 31 मार्च एंड 1 अप्रैल को। तो प्लीज जाके हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में इसको देख लेना। पहला सवाल, ब्लड डायमंड्स की बात हो रही है, कौन सा देश है जो कि इनफेमस है फॉर द हिस्ट्री ऑफ ब्लड डायमंड्स? 4 देश यहां पे दिए गए हैं, बताओ कौन सा देश लग रहा है? जी बिल्कुल सही जवाब, सही आंसर है सिएरा लियोन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्लड डायमंड्स क्या होते हैं? मतलब ब्लड डायमंड्स मतलब ये नहीं है कि डायमंड के इसके ऊपर खून लगा हो, लेकिन ब्लड डायमंड्स यानी कि लोगों के द्वारा, छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, फोर्सफुली जब उनसे काम करवाया जाता है ऐसे एरियाज में जहां पे डायमंड रिजर्व्स हैं, जहां पे डायमंड माइंस हैं, जहां पे डायमंड रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और ऐसे लोगों से फोर्सफुली लेबर करवाया जाता है डायमंड एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए, एंड देन उस डायमंड को इंटरनेशनल मार्केट में स्मगल किया जाता है। अब ये स्मगल कौन करता है? इंसर्जेंट ग्रुप्स, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, इंसर्जेंट ग्रुप्स, ये इन डायमंड्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में स्मगल करते हैं। स्मगल करके जो पैसा जनरेट होता है इस डायमंड से, उस पैसे से ये अपने डे टू डे एक्टिविटीज को फाइनेंस करते हैं। इनफैक्ट अफ्रीकन कंट्रीज, चाहे मैं सिएरा लियोन की बात करूं, चाहे मैं अंगोला की बात करूं, चाहे मैं डीआरसी की बात करूं, आइवरी कोस्ट की बात करूं, इन कंट्रीज में हिस्ट्री रह चुकी है कि यहां पे इतने सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों से उनसे काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, और इस डायमंड को स्मगल करके जो पैसा जनरेट होता है उससे सिविलियन गवर्नमेंट्स का भी तख्ता पलट करते हैं, अटैक्स लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस। तो ये जो ब्लड डायमंड की जो प्रॉब्लम है ये अफ्रीका में बहुत प्रेवलेंट है, प्राइमरीली उन कंट्रीज में जहां पे डायमंड रिसोर्सेज काफी अबंडेंट पाए जाते हैं। और ये कुछ ऐसे देश हैं जो आपके सामने मैप में है जहां पे वीक पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है, और इंसर्जेंट ग्रुप्स और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत भारी संख्या में प्रेजेंट हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी में हम देख रहे हैं प्रीलिम्स में अफ्रीका रिलेटेड काफी कवरेज हो रही है। मैंने अपने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका को कवर किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। ये सब चीजें मैंने रैपिड रिवीजन में भी कवर करी है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, पढ़ लेना, लेकिन प्लीज अफ्रीका को अच्छी तरह से कवर करके जाना फॉर प्रीलिम्स 2025। अगला सवाल है रिगार्डिंग द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट, क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, उसका आपने पता लगाना है। तो बताइए क्या आपको सही लग रहा है? ये स्टेटमेंट गलत है। DAC इज नॉट प्रिसाइडेड बाय द CDS, इट इज प्रिसाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री। ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली स्टेटमेंट नंबर 2। डीएसी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री में, और इसको प्रिसाइड कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो प्रिसाइड करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट भूमिका क्या है? पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, जो कि इंश्योर करते हैं कि हम सीमलेसली डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर सकें व्हिच कैन केटर टू द नीड्स ऑफ आवर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब ये जो नीड्स हैं हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा, वो डिमांड जनरेट करी जाती है। डीएससी को बताया जाता है कि हमको ये सो एंड सो वेपन्स की रिक्वायरमेंट है, कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस में देयर आर सर्टेन वेपन्स जो कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको फेज आउट करना जरूरी है, एंड वी नीड टू गेट अ न्यू वेपन्स, एंड देयरफॉर द न्यू वेपन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को अच्छी तरह से वेल इक्विप कर सकें और आर्म कर सकें, सो दैट आवर आर्म्ड फोर्सेस कैन फाइट अगेंस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस, वेदर इट्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये काम, ये जो प्रपोजल है, ये जो सारा का सारा प्रोक्योरमेंट का काम है, पॉलिसी प्रपोजल का काम है, वो कौन करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता है। एंड ऑफ कोर्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इनपुट्स भी लेता है फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द नेवी, फ्रॉम द एयरफोर्स एंड इवन फ्रॉम द कोस्ट गार्ड एज वेल, इन ऑर्डर टू procure more defense material. And from the last 5 years हम ये भी देख रहे हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इंडिजेनियसली बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर रहा है। इनफैक्ट अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था, और इकोनॉमिक सर्वे में ये बात मेंशन भी करी गई थी कि 65% ऑफ आवर डिफेंस नीड्स, जो कि पहले इंपोर्ट करी जाती थी विदेश से, अब वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर की जा रही है। कितनी अच्छी बात है ना? ओके, तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में बाद में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रचंड के बारे। तो आपने ये 2 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द एलसीए प्रचंड, और यहां पे आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और आपके ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। HAL Prajant, officially known as the Light Combat Helicopter, is India's first indigenously designed and developed multi-role attack helicopter. ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 कि इसका डेवलपमेंट इनिशिएट करा गया था इन रिस्पॉन्स टू द स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड द चाइनीज आर्मी एट द LAC, जो कि 2020 में हुआ था। यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्यों? स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इस करके है कि ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रचंड है, इसका निर्माण और इसका आइडिया को इंट्रोड्यूस करा गया था आफ्टर द कारगिल वॉर। कारगिल लड़ाई कब हुई थी? 1999 में हुई थी। तो इसका चाइना के स्टैंड ऑफ के साथ कोई लेने देना नहीं है। तो ये बात आपको बताना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा पहला इंडिजेनसली डिजाइंड HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, ये मल्टी रोल अटैक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया है, और ये हायर ऑल्टीट्यूड पे, यानी कि माउंटेनियस टेरेन में बहुत बेहतरीन काम आता है। तो कारगिल की लड़ाई भी एक हायर ऑल्टीट्यूड पे थी, तो बिकॉज ऑफ द कारगिल वो आफ्टर द कारगिल वॉर it was felt that we need these light combat military aircrafts, and ये प्रचंड का आइडिया 1999 कारगिल लड़ाई के बाद ये इंसेप्ट किया गया था। ठीक है, इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, प्रचंड को, अपने फ्लीट में इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2022 में। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। देखो ऐसा है, अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी आया था, मार्च 2025 की बात है, भारत ने एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ? HAL के साथ। अच्छा, जब मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं DAC की, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन करा है लगभग $7.3 बिलियन का, कि हमको 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करना है। 66 एयरफोर्स के पास जाएंगे, 90 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स में था। ये वेपन्स के बारे, मिसाइल्स के बारे, सबमरीन्स के बारे UPSC अक्सर सवाल पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल बहुत इजी है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बताओ क्या सही आंसर है? अभी अर्थक्वेक आया, जस्ट अभी हफ्ते पहले अर्थक्वेक आया है, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? यस, ऑपरेशन ब्रह्मा। संकट मोचन, ये ऑपरेशन जूबा, जो कि साउथ सुडान की राजधानी है, ये वहां पे 2000
16 में लॉन्च किया गया था ये ऑपरेशन, जब हमने इंडियंस को इवैक्यूएट करना था साउथ सुदान से। ऑपरेशन बलराम नाम का कोई ऑपरेशन था ही नहीं, ये तो वैसे ही ऑप्शन बोगस हो गया। ऑपरेशन दोस्त जो सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया था, कब आया था? 2023 में, तब ऑपरेशन दोस्त था। और ऑपरेशन ब्रह्मा अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है उसका रिस्पॉन्स हमारी तरफ से क्या रहा है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा, द मिशन हैज बीन नेम्ड ब्रह्मा आफ्टर द हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन. So therefore this symbolizes India's efforts to assist in recreating and in terms of stabilizing and rebuilding Myanmar after the earthquake. वैसे भी म्यांमार में 4 सालों से मिलिट्री रूल है and situation is not very good over there. Okay, last question. CHNV प्रोग्राम ये न्यूज में रिसेंटली क्यों था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 3 ऑप्शंस आर रिलेटेड टू अमेरिका, कि अमेरिका से कुछ कुछ रिलेशन में क्या ये प्रोग्राम था, और एक ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लैक सी सीज फायर प्रोग्राम। क्या सही लग रहा है आपको? अगेन ये करंट अफेयर्स में से है, रीसेंट करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो CHNV प्रोग्राम है, यानी कि क्यूबा, हाइती, निकारागुआ और वेनेजुला, ये 4 सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में से जितने भी माइग्रेंट्स जिन्होंने टेम्पररी लीगल स्टेटस अचीव करा था यूएसए में सिंस 2022, ये प्रोग्राम जो बाइडेन इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज प्राइमरीली इन चारों देशों के साथ अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो इन चारों देशों में से जो भी माइग्रेंट्स आ रहे थे जो कि अमेरिका में टेम्पररी लीगल स्टेटस अटेन करना चाहते थे, उनके लिए ये प्रोग्राम 2022 में बनाया गया है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स में भर भर के रेफ्यूजीज को, इलीगल रेफ्यूजीज को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो CHNV प्रोग्राम है उसके चलते अभी इस करके न्यूज में था, बेस्ड अपॉन जो माइग्रेंट्स यूएसए में एंटर करे थे जिनको टेम्पररी लीगल स्टेटस मिला था, एंड दे वर कमिंग फ्रॉम क्यूबा, हाइती, निकारागुआ एंड वेनेजुला। ऑलराइट, तो ये 4 कंट्रीज हैं। ये प्रोग्राम अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था। तो ये 5 सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ आपके सवाल सही हुए होंगे, कुछ आपको वैल्यूडेशन मिला होगा। कैसे क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और बाकी दोस्तों, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, आपका पॉपुलर रैपिड रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। 40-45 दिन पड़े हैं अभी भी आपके पेपर के लिए। विद इन 50 आवर्स अगर आप रैपिडली सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो दिस इज द प्रोग्राम। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और जुड़े हमारे साथ। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।